नाउ आइडेंटिफाई द बेसिक नेचर या अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। कैसे करेंगे बेटा? देखिए बेटा, पहले तो देखो किस पर है चार्ज, क्या इस पे ईडी इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। और जब ईडी इफेक्ट नहीं लगता तो हम क्या बात करते हैं? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट पे किस पे बात होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और टॉप टू बॉटम साइज पे। ठीक है, जरा देख लो आप, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, चेक करो। टॉप टू बॉटम, ठीक है ना? तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज आ रहा है, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। जबकि एसिडिक नेचर क्या होता है? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जब सोचो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर या क्या होता था? एसिडिक नेचर। और अगर हम यहां बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब आंसर बता दो बच्चे। पता क्या करते हैं इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, जबकि ये भूल जाते हैं कि बेटा ये क्या है, साइज में आ रहे हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा तो आपको साइज का कंसेप्ट लगाना है। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, ये बेसिक है। तो बताओ किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा? OH का या इसका? OH का। ठीक है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे भी आ जाएगा वही सेम चीज़, लेकिन नहीं, सोचने का तरीका गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए बेटा, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। तो ये किस में जा रहे हैं बेटा? फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइडो साइज में जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका बड़ा होगा? आयोडीन का। तो सबसे छोटा बेसिक नेचर, मतलब सबसे कम बेसिक नेचर इसका होगा। तो ऑर्डर क्या बन गया? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। सही है ना? ये वाला क्वेश्चन करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन, अमोनिया और वाटर, इसमें कैसे चेक करोगे कि बेसिक नेचर किसका ज़्यादा है? बेटा सबसे पहले एक काम करो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो और हाइड्रोजन निकाल के देखोगे तो CH3 नेगेटिव, इसमें से निकालेंगे तो NH2 नेगेटिव, इसमें से निकालेंगे तो OH नेगेटिव आएगा। अब देखो सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेटा ये होता है ना BCNOF। तो बोरॉन नहीं है इसमें, फ्लोरीन नहीं है इसमें, तो इन तीनों के बीच में आ गया, मतलब जा रही गाड़ी ऐसे है जी, लेफ्ट टू राइट। तो क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर? चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको यहाँ पे चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसका ज़्यादा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी, तो सबसे कम बेसिक नेचर इसका। तो इसका मतलब बेसिक नेचर का ऑर्डर हो गया ये। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अमोनिया बेसिक होता है। अमोनिया इज बेसिक, वाटर इज न्यूट्रल ऑलमोस्ट। उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, वाटर से समझ में आता है, लेकिन मीथेन से बेसिक नहीं है। मीथेन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। उसके सामने, आपके सामने प्रूफ है। क्लियर हुआ? अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यस बेटा, टेल मी विच इज मोर बेसिक। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इस केस में? हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बना ले। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन को हटाओ और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लो बस। तो जैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? -H पॉजिटिव करने पे ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। जरा देखो बेटा कौन कौन से ग्रुप हैं। ये कैसा हो गया? अच्छा हाइब्रिडेशन देखो पहले तो सबकी। इस कार्बन की sp2 है, ये नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस में जा रहा है तो sp2 होगा। तो इसका मतलब इस सारे के सारे रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया इलेक्ट्रॉन्स,
4/4 एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें 6 हो गए एरोमेटिक, और ये नॉन एरोमेटिक। ये मत देख लेना 6 हैं, ये भी तो देखना है बेटा कि ये वाला sp3 आ गया और इस वजह से क्या हो गया ये नॉन एरोमेटिक। अब जरा एसिडिक ऑर्डर क्या था इसका, आ रहा था, अब इसका जाना है, मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। तो एरोमेटिक लीस्ट होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, उसके बाद एंटी एरोमेटिक हो। दिस इज द बेसिक ऑर्डर। तो बेसिक नेचर का जो ऑर्डर होगा अमंग दीज इज दिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा कहानी। तो एरोमेटिक में एरोमेटिक का जस्ट उल्टा होगा यहां पर, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कौन हो गया सबसे ज्यादा, हाँ जी सबसे ज्यादा कौन हो गया ए, उसके बाद सी और उसके बाद बी। दिस इज द बेसिक ऑर्डर, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब आओ तुम्हारे टॉपिक के अंदर, हेडिंग डालो बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब करें नाइट्रोजन का कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जरा ये सोचो पहले तो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होंगे आपके, अमाइंस हो गए, अमाइड्स हो गए, एक तो अमाइन हो गया, अमाइड हो गया, और एरोमेटिक अमाइंस हो गए, साइनाइड्स हो गए, आइसोसाइनाइड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एनालाइड्स हो गए। इवन दो एनालाइड किसे कहते हैं, व्हाट इज एनालाइड, इसे कहा जाता है एनालाइड। यह एनालाइड ग्रुप है। एनिलीन के अंदर सबसे ज़्यादा यूसीसी का होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, आर एच, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो आर और एच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप होगा, PHS फिनाइल। इस ग्रुप को कहा जाता है एनालाइड ग्रुप, ठीक है। चलिए अब जब अमाइंस की बात करते हो ना, तो दो तरह के फेज हो जाते हैं। अगर आप अमाइंस की बात करोगे तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन आती है। एक आती है आपकी गैस फेज में और एक आती है आपकी एक्वस फेज में। तो अमाइंस के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर जो डिफाइन होता है इसका, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस में, तो एक हो गया आपका गैस फेज में और दूसरा हो गया आपका एक्वस फेज में। और एग्ज़ाम 110% आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये कि गैस फेज में क्या है, एक्वस फेज में क्या है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इवन दो एनसीईआरटी में तो 3-4 क्वेश्चन डाले हैं इसके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर। अब एक्वस फेज में भी बेटा दो बातें हो सकती हैं, या फिर आर जो ग्रुप है हमारा वो मिथाइल हो, या फिर आर ग्रुप जो है वो हमारा इथाइल हो। दो बातें हो सकती हैं, आर ग्रुप क्या हो, मिथाइल हो, या फिर आर ग्रुप क्या है, इथाइल है। तो ऑर्डर क्या होगा, अब जरा देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे बेसिक नेचर को डिफाइन करने के लिए। तो जब हम गैस फेज में बात करेंगे तो बेटा कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो एन फ्लिपिंग आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, स्टेरिक रिपल्शन आ सकता है, और इफेक्ट्स तो सारे हैं ही, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट तो होता ही है, वो तो है ही। उसके अलावा एक्वस मतलब पानी है तो सॉल्वेशन इफेक्ट आ सकता है, या फिर इसे हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स काम में आएंगे, प्लस आई इफेक्ट, एच इफेक्ट, एम इफेक्ट, इनका रोल प्ले भी होगा। लेकिन गैस फेज में क्या होगा, गैस फेज में सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट काम में नहीं आएगा, है ना। जब गैस में है तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली हैं बस, तो वहां पर क्या नहीं होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा और हाइड्रेशन इफेक्ट नहीं होगा। हाइड्रेशन सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और सॉल्वेशन मतलब गेटिंग सराउंडेड बाय एनी अदर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, ठीक है। तो पहले गैस फेज खत्म कर लेते हैं, बहुत ईजी सा ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है इसमें, आपको बताना है बेसिक नेचर
हाँ जी बेटा, पहचानो कौन कौन से अमाइंस है। दिस इज, ये वाला कौन सा अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन। ये वाला और ये वाला 0 डिग्री बोल सकते हैं इसका। ठीक है, कौन सा अमाइन ज़्यादा बेसिक है? भाई अमाइंस पे हम लोग क्या चेक करते हैं? बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही देखते हैं कि भैया किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो आर ग्रुप लगे बड़े हैं, तीनों तरफ आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है? आर ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का मतलब ये होता है, एक तरह से ये मान लो, और ये है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? भाई हाइड्रोजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा? कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इधर से छीनेगा, इधर से छीनेगा, तो मतलब इस मिथाइल ग्रुप पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे लेगा कि देगा? ऑब्वियसली बात है, मिथाइल ग्रुप वाला ऑलवेज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट। हाँ समझ में आई? भैया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन देगा, छीनेगा क्यों? क्यों छीनेगा? ये पहले से ज़्यादा है, और छीन के क्या अपने सर पे बोझ बढ़ाना है इसको? कितने बार बता दिया कि अल्काइल ग्रुप जो होता है ऑलवेज प्लस आई ग्रुप शो करता है। जरा याद करो बेटा ट्रिक्स को। प्लस एच प्लस आई वाले ग्रुप कौन से थे? तो फिर यहां पर क्या है? 2 एटम का प्लस आई ग्रुप लगेगा, यहां पर 1 का लगेगा। अच्छा यहां प्लस एच नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? यहां प्लस एच ग्रुप नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता? जरा रीजन समझो। नाइट्रोजन है बेटा, लोन पेयर है पहले से। ठीक है, अगर आप सपोज करोगे यहां पर ये CH3 था, ऐसे मान लो इसको, ऐसे था। अब क्या करते हो? ये बॉन्ड यहां डालोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, N पे लोन पेयर है और यहाँ पर H है, इसके पास H और H ऑलरेडी था। ठीक है, जरा सोचो, पहले से नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो भारी रिपल्शन नहीं होगा क्या? और भारी रिपल्शन होगा तो फिर हम लोग क्या एक बात कही थी हमने कि कार्बन आइन जो होते हैं कभी भी शो नहीं करते। तो बेटा लोन पेयर आने का मतलब भी तो यही है, एक तरह से कार्बन आइन बन गए, तो हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमने इसे प्लस आई के आधार पे डिफाइन किया है। रिंग नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट तो होगा नहीं इसका, तो आई इफेक्ट ही बचा बस इसके केस में। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या माइनस आई? सोचो जरा। तो बेसिक नेचर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए किसका ज़्यादा होने वाला है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर लास्ट। ये ऑर्डर हो गया बेसिक नेचर। लिख लीजिए। नाउ गैस फेज इज क्लियर। गैस फेज में दरअसल कुछ भी ज़्यादा खास कुछ होता नहीं है, सिर्फ जो मेन बात है वो है एक्वस फेज की। तो वहाँ ये चीज़ देख लें। अच्छा एक और चीज़, अगर कुछ ना लिखा हो ना एग्जाम में कि इसको गैस फेज या एक्वस फेज में डिफाइन नहीं करना है, तो फिर हम इसको मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट गैस फेज होता है। एक्वस फेज में वो मेंशन करेगा कि एक्वस फेज में समझाओ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्वस फेज नहीं होता, बाय डिफॉल्ट हमेशा गैस फेज ही माना जाएगा। यस, अब यहाँ पे बात आती है इन एक्वस फेज। इन एक्वस फेज पहला है कि R इज इक्वल्स टू CH3, ठीक है ना। तो अगर CH3 है तो ऑर्डर क्या होगा? चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ये कौन सा डिग्री है बेटा इसका? 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन,
3 डिग्री अमाइन, और लास्ट में आ गया अमोनिया, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं एक बार। और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, समझ पा रहे हो ना? 2 डिग्री, हाइड्रोजन हटा दिया मैंने एक बार, थ्री डिग्री, 1 डिग्री, this one. Yes. What is the order of basic nature in aqueous phase? बेसिक नेचर में इसका ऑर्डर क्या होगा? यस, टेल मी फास्ट। देखिए इसका ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, और इसका ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। यही होता है, मतलब आपको इस पर याद रखना है 213 और इस पर याद रखना है 231। 2018 का पेपर उठा के देख लेना, उसमें क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया और बेसिक नेचर बोला गया था, वाई पूछा गया था, क्यों? ठीक है, अब देखो याद ऐसे रख लेना है, मिथाइल ग्रुप है, 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 3, तो 2 1 3 0, याद हो गया? अब करना कुछ नहीं है, अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा इथाइल ग्रुप आ जाता है तो बस बीच वाले को चेंज कर देना, या तो ऐसे 213 231 याद रख लो, अगर वैसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद रख लेना 2 + 1 3 होता है, तो एक बात याद हो गई तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बीच वाले को चेंज कर, 3 इधर कर देना, 1 इधर कर देना, चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम, लेकिन 2 डिग्री का हमेशा ज़्यादा होगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, यहाँ कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं जरा सोचिए, अगर पानी है तो इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन वाटर के साथ में क्या होगा, सराउंड हो जाएगा, हाइड्रेशन इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्या स्टेरिक फैक्टर लग पा रहा है, क्या स्टेरिक फैक्टर लग पाएगा यहाँ पर? तो 4 इफेक्ट देखने होते हैं ना आपको, मेन चीज तो 3 है, हाइड्रेशन इफेक्ट, आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 3 चीज मेन देखनी है आपको। तो हाइड्रेशन इफेक्ट जरूर लगेगा, हाइड्रोजन है तो। दूसरी बात, मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट स्ट्रांगली लगेगा, लोन पर आसानी से डोनेट किया जा सकेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई इसमें? अब हाइड्रेशन इफेक्ट क्या करता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीनता है, ये बात याद रखना। हाइड्रेशन इफेक्ट जो होगा, देखो इसका ऑक्सीजन लगेगा इस तरह से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अपोज कर रहा है जबकि ये प्रपोज कर रहा है, मतलब ये उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। एक बात याद रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस भी घटाता है, इफेक्ट को घटाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं, दो हाइड्रोजन है बेटा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो इनका क्या लगेगा, हाइड्रेशन इफेक्ट लगेगा, और जबकि सिर्फ एक का प्लस आई इफेक्ट लगा। ठीक, इस केस में देखते हैं क्या कोई हाइड्रेशन इफेक्ट लगेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रेशन इफेक्ट का लगेगा, तो यहां कौन लगा, प्लस आई इफेक्ट लगा। लेकिन बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहां पर एक और चीज आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस भी हुआ, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी हुआ। ठीक है, अब जीतता कौन है, ये तो सारे इफेक्ट लगे इन पर, जीतेगा कौन भैया, सवाल ये उठा। तो देखो बेटा, ऐसे समझाना है आपको इसमें, अगर ये बोल दिया जाए कि y2 डिग्री amines if R equals to CH3, if R equals to CH3 then y2 degree amines is more basic than the 3 degree amines। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, in 2 degree amines 2 effects are affecting, जो 2 effects are, one is hydration effect, another is I effect, which is more dominating, I effect is more dominating है। I effect dominate कर गया किसके खिलाफ, हाइड्रेशन इफेक्ट पे। लेकिन यहां पर बोलेंगे कि आई इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग गया। भैया देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, ये लोन पेयर है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लग गए बेटा, इस तरह से मिथाइल ग्रुप लग गए, इस लोन पेयर को बाहर जाना है, क्या ये यहाँ से मूव कर पाएगा, ये यहाँ से पुश तो कर रहा है, पुश तो कर रहा है, लेकिन इतना पुशिंग पावर नहीं हो रही कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, डोनेट कर सके किसी को। जब इलेक्ट्रॉन टंगा है और किसी को दे नहीं पा रहा तो बेसिक नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये तो डीलोकलाइज की तरह बिहेव करने लग गया एक तरीके से, तो इस वजह से कभी भी काम में नहीं आ पाएगा।
तो कंपेयर करके देखो बेटा इन दोनों में क्या होगा, इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन इफेक्ट जीत गया जी, हाइड्रेशन इफेक्ट का ज़्यादा डोमिनेट हो गया देन द आई इफेक्ट। ये सब प्रैक्टिकल डेटा है, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आंसर कैसे देना है बस। यहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा जीत गया उसके खिलाफ, यहाँ पे आई इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा था लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से और ज़्यादा जीत गया, स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करके आई इफेक्ट में, इसलिए इसका और कम हो गया, और उसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है बेचारा, नलिफाइड है वो तो। समझ में आ गया। इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, 2 का आई इफेक्ट और एक हाइड्रेशन इफेक्ट, जीता कौन, जीता कौन, आई इफेक्ट। ये पहले ऑर्डर याद रखना तभी आंसर बता पाओगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं ये इस केस में। अच्छा अब यहां पर आपको एक बात समझने वाली है, 3 का प्लस आई लग रहा है और इससे भी बड़े बड़े ग्रुप हो गए जी, तो कैसे लगा। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, समझिए, इस पे कहानी समझिए। ट्रेन होती है ना, ट्रेन आई स्टेशन पे, बड़ी भयंकर भीड़ है, आप लगेज के साथ खड़े हो और घुसना चाहते हो अंदर, क्या होता है, धक्का लगता है, इधर से धक्का लगता है, उधर से धक्का लगता है, इधर से धक्का लगता है, अब पता ही नहीं तुम कैसे पहुंच जाते हो अंदर, लेकिन पहुंच जाते हो। वही किस्सा यहाँ पे हुआ, समझ में आ गई बात, कि बड़े ग्रुप तो जुड़ गए लेकिन प्लस आई थे, वो तो धक्का मार रहे थे, यहाँ पर इतनी पावर नहीं हो पा रही थी कि वो उसको फेंक पाए अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा पावर लग गई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाया जी। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हम लिखना कैसे, प्लस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन द स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर ये लास्ट में पहुंच गया। समझ में आ गया या नहीं आया। तो कंसेप्ट इस तरह से था, थियोरेटिकल लिखना है तो क्वेश्चन आ चुका है, वाई 2 डिग्री अमाइंस इन एक्वस फेज इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइंस ऑल्दो दे हैव मोर प्लस आई इफेक्ट। तो हम क्या रीजन देंगे, दोनों को समझाना है, यहाँ पे प्लस आई और हाइड्रेशन इफेक्ट लग रहा है, वहाँ पे प्लस आई और स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लस आई इफेक्ट लेस डोमिनेट हो गया, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करके हाइड्रेशन इफेक्ट से, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेसिक हो गया, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई अब। तो ये याद रहेगा 213 और 231 कैसे याद रखेंगे, 2 + 1 3, बस एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आइसोप्रोपाइल वगैरह और भी बहुत सारे होते हैं ग्रुप, सबके उल्टे सीधे हैं, लेकिन बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाता, इवन तो नीट और आईआईटी में भी नहीं आता। क्लियर, ऑलराइट, दिस इज द बेसिक करैक्टर सीरीज। ठीक है, अब इस बेसिक करैक्टर सीरीज में सबसे पहला आ गया ग्वानाडीन, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इज ग्वानाडीन। कहीं पर भी मिल जाए तुम्हें ग्वानाडीन और बेसिक करैक्टर पूछा है, आंख बंद करके सबसे पहले ऊपर टपका देना उसको, मतलब सबसे टॉप पे डाल देना। कहीं पर भी अमाइड मिल जाए सबसे लास्ट में पटक देना जी, लीस्ट बेसिक मैक्सिमम बेसिक। ठीक है, ग्वानाडीन ये होता है जी, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, फिर आता है एमिडीन। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई ग्वानाडीन इज मोस्ट बेसिक, ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है, क्यों है, तो रीजन समझ लो इसका भी, और फिर आप आंसर बता दोगे। ये होता ग्वानाडीन। ठीक है, बेसिक नेचर के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, लोन पेयर अवेलेबिलिटी, रेजोनेंस करवाओ बेटा। देखें डबल सिंगल डबल हो रहा है ना, रेजोनेंस करवा के देख लो क्या बनेगा, सोचो जरा, अगर ये वाला इधर जाए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा और ये इधर चला गया। ठीक है, और जहाँ से लोन पेयर गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस पे आ गया, CNH और NH2, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब सपोज करो बेटा इस पे अटैक करना है किसी H पॉजिटिव को, अटैक करना है। अच्छा पहले एक चीज़ बताओ, ये वाला जो ग्रुप है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी शो कर रहा है फॉर द H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव अगर आता है तो कहाँ आके अटैक करेगा, सोचो जरा इस बात को, क्योंकि 3 लोन पेयर है ना, 1 2 3, मैं इसको नाम देता हूँ ABC। तो मुझे ये बताओ विच इज मोस्ट बेसिक, क्या ये मोस्ट बेसिक है, ये मोस्ट बेसिक है कि ये मोस्ट बेसिक है, पहले तो इस चीज़ को क्लियर करो। B, वाई, देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल 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 सिंगल डबल,
मतलब ये वाला जो लोन पेयर हुआ वो कैसा हुआ, ये वाला भी और ये वाला। तो अगर इसका अटैक होता है H पॉजिटिव का तो कहां अटैक करेगा, लोकलाइज पे करेगा, सीधी सी बात। और क्या बनेगा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि लोन पर गया और NH2 आ गया। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज द कटाइन ऑफ बेस, इस कटाइन का बेस है। ठीक है, अब रेजोनेंस करवाओ इसमें, कैसे भी कहीं पर भी रेजोनेंस करवाओ इसका, इसको यहां ले जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, NH2 पॉजिटिव पहले से था, ये बॉन्ड आगे गया नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे ना भैया, पॉजिटिव तो पहले से था और ये बॉन्ड आगे किसके का, तो नेगेटिव आ जाएगा और ये एज इट इज रहा। ये सिचुएशन बनी। दूसरी चीज, इसको यहां लाओगे तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, बस बाकी वो सेम चीज रहेगा। इसमें और जो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं तीसरा भी बना ही देता हूं। अगर ये लोन पेयर यहां आता है तो क्या होगा, NH2 सिंगल बॉन्ड C, NH2 NH2, ये था ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था पहले से, ये वाला बॉन्ड आगे गया तो इस पे नेगेटिव आ गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। खास बात क्या है, तीनों में कोई डिफरेंस है क्या, तीनों क्या बने, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट एसिड था वो मोस्ट स्टेबल हुआ, और अगर मोस्ट स्टेबल हुआ तो ये मोस्ट बेसिक हुआ। एमिडीन में 2 हैं तो इसके 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बना के देख लो चाहे तो। एक H पॉजिटिव अटैक करवाओगे, भाई ये वाला तो डीलोकलाइज्ड हो गया, ये लोकलाइज्ड है, H पॉजिटिव आएगा, NH2 बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करवा के देखो, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसके कितने बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से मोस्ट बेसिक होता है। समझ में आया, जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल हो गया। और मोस्ट स्टेबल क्यों हुआ, इसका रीजन भी क्लियर हो गया आपको अब, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 इक्विवेलेंट RS। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो फिर ये मोस्ट बेसिक होगा। मोर द स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड इज, मोर द बेसिक द बेस। ये बात फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी हमने इस चीज़ को, बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट करने पे। नोट डाउन दिस। यस, बेसिक नेचर। देखो बेटा, एक बात याद रखना, ये पायरेडीन है या अमोनिया है, विच इज मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक देन पायरेडीन। बट एक एक्सेप्शन केस है जो आपको याद रखना है यहाँ पर, कि पैराडीन पे अगर कोई सा भी, अगर पैराडीन पर, दिस इज पैराडीन, अगर इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या डोनेटिंग ग्रुप आ गया, मतलब जो प्लस आई लगा रहा हो या फिर प्लस H लगा रहा हो या फिर प्लस M लगा रहा हो, तो ज़्यादा बेसिक हो जाता है अमोनिया से। समझ में आ गई बात। ऑल्दो अमोनिया इज मोर बेसिक देन पैराडीन, बट सब्स्टिट्यूटेड पैराडीन आ गया और उसमें भी ऐसा ग्रुप आ गया जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वैसे ही कम है। ग्रुप कौन सा आने से फर्क पड़ेगा, डोनेटिंग, मतलब प्लस I प्लस M प्लस H वाले ग्रुप अगर आ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा इसका, ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। देन ये तो आपको बताइए कौन सा बेटा है, ग्वानाडीन, एमिडीन, दिस इज पैराडीन, सब्स्टिट्यूटेड पैराडीन है, मिथाइल पैराडीन कहेंगे इसको। और ये अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल पैराडीन। और फिर ये, अब अगर ये बात नहीं पता होती तो यहाँ गलत कर देते, तो बात ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ABCD। हाँ जी बेटा, इस केस में आइए, ये कैसा है भैया, कोई ज़रूरी थोड़ी है ऐसा स्ट्रक्चर दें तुम्हें, ग्वानाडीन के सब्स्टिट्यूशन भी तो दे सकते हैं आपको। तो ये ग्वानाडीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एमिडीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ट्रीटेड एज ग्वानाडीन एमिडीन, बात खत्म।
समझ में आ गया? देन ये अमाइड C1H2 है, फिर ये अलग ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बात समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा किसका है? A का, फिर और सबसे कम किसका है? C का। अब बात आती है इन दोनों में, है ना? देखो बेटा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर अंदर चाहेगा, डिलोकलाइज्ड है, जबकि ये लोन पेयर क्या किसी भी हालत में अंदर घुसेगा ना, आगे डबल बॉन्ड है। तो कौन हो जाएगा ज़्यादा बेसिक? डी, क्योंकि उस पर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए बेटा, ये फिर से कैसा दिख रहा है आपको? इसको डालो, ग्वानाडीन। ये यहाँ पे कार्बन है बेटा, यहाँ कार्बन माना जाएगा, कुछ नहीं है तो एमिडीन टाइप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका? ए और फिर आ जाएगा बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया। अब इन दोनों में बात आती है। अब फिर से वही बात बेटा, ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर है लेकिन कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? सी और डी। इस केस में देखें, इसके पास लोन पेयर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास लोन पेयर है। ये वाला लोन पेयर ब्रिज हेड पे है या नहीं? और ये वाला लोन पेयर कोई ब्रिज हेड पे नहीं है, रेजोनेंस में जा सकेगा। तो ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। तो विच इज मोर बेसिक? ए इज मोर बेसिक देन बी। अब बात आती है इन पर। ठीक है, इसको रब करें। देखिए बेटा, इनके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है, प्रोटॉन स्पंजेस। ठीक है, प्रोटॉन स्पंजेस। अब प्रोटॉन स्पंजेस क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। व्हाट आर प्रोटॉन स्पंजेस? प्रोटॉन स्पंजेस, ठीक है बेटा। क्यों ना मैं इस एग्जांपल को वापस यहाँ ले लूँ? हाँ डाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं। ये है बेटा, ठीक है। अब जरा बात समझना आप, अगर हाइड्रोजन आता है अटैक करने के लिए तो कहाँ अटैक करेगा? इधर करेगा कि इधर करेगा? कहीं भी करे, सेम सिचुएशन मिल रही है इसको, तो आराम से कर पा रहा है। अगर यहाँ हाइड्रोजन आता है तो ऊपर से तो आ नहीं पाएगा, नीचे से ही आएगा, क्योंकि नीचे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है। तो वो हाइड्रोजन मतलब जो प्रोटॉन आएगा और इस जगह पे आ जाएगा। नाउ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और एक साइक्लिक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लिक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब ये भी कटायन बना, ये कटायन ऑफ बेस बना, ये भी कटायन ऑफ बेस बना। अगर H पॉजिटिव अटैक कर देता तो किसी भी मान लो, विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर स्टेबल? बी। क्यों? क्यों स्टेबल है बी? बेटा एक सीधी सी बात है, जहां बॉन्ड बनते हैं वहां स्टेबिलिटी आती ही नहीं आती। जहां बॉन्ड बनते हैं वहां स्टेबिलिटी आती है। तो यहां क्या बना? बॉन्ड बना, और वो भी रिंग स्ट्रक्चर्स बन गए और 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बना। ऐसा भी नहीं कि 3 मेंबर 4 मेंबर बन रहा हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हो। यहाँ तो 5 मेंबर स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब ऐसे प्रोटॉन को कहा जाता है स्पंजेस प्रोटॉन या प्रोटॉन स्पंजेस, इन्हीं को कहते हैं प्रोटॉन स्पंजेस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई और ये जो प्रोटॉन है इसे कहा जाता है प्रोटॉन स्पंजेस। मतलब वो प्रोटॉन जो रिंग फॉर्मेशन में बना रहा हूँ, रिंग फॉर्मेशन कर रहा हूँ। हाँ ये प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन को पकड़ लिया, कुछ भी मान लिया। समझ में आ गया? तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? मोर द स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, मोर द बेसिक द बेस। तो अगर इसका कॉन्जुगेट
एसिड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो विच इज़ मोर बेसिक? बी। सो बी इज़ मोर बेसिक देन ए। जरा इस केस में बता दो बेटा, लास्ट वाला क्या होगा? यस, इन दिस केस ए। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पर है तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? प्रोटॉन स्पंजेस बन जाएगा। तो ए इज मोर बेसिक देन बी। ऑलराइट, ऑलराइट, लिखो फटाफट। यस बेटा, इनमें भी बात करें। विच इज मोर बेसिक, सबसे पहले बताना पीकेबी वैल्यू। तो बेसिक नेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। तो हम बेसिक नेचर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? तो बेटा इसका देखिए बेटा, बेसिक नेचर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको? बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये बात ध्यान रखना है। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखनी है, बस मेन चीज़ तो ये है। तो यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर ये माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई की वजह से, लेकिन ये छीनेगा, रिंग छीनता है इलेक्ट्रॉन, रिंग छीनेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो दो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग गया, और यहाँ बात करेंगे तो फिर ये रेजोनेंस में चला गया। मतलब जहाँ रेजोनेंस आ जाती है वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बात याद रखना। रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो उसको इधर उधर इलेक्ट्रॉन देने नहीं देता, ये बात याद रखो, ठीक है? तो विच इज मोर बेसिक? बेसिक सबसे ज़्यादा कौन हुआ? अच्छा, सबसे लीस्ट बेसिक कौन हुआ? ये सोचो, ये हो गया सबसे लीस्ट बेसिक, क्योंकि रेजोनेंस पार्टिसिपेशन हो गया। और समझ में आ गई? लोन पेयर तो अंदर चला गया, लोन पेयर देगा किसको? ठीक, सबसे लीस्ट ये हो गया, दैट इज बी, लीस्ट बेसिक हो गया। उसके बाद ये गया बेटा, क्योंकि यहां आर इफेक्ट लग रहा है, तो कौन हो गया? बी। उसके बाद कौन हुआ? एक प्लस आई, दो प्लस आई, दो प्लस आई ज्यादा बेसिक हो गया, तो उसके बाद हो गया ए, और लास्ट में हो गया सी। ये क्या हुआ है बेटा? केबी ऑर्डर। तो पीकेबी ऑर्डर इसका उल्टा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हमेशा निकालो केबी ऑर्डर, उसके बाद पीकेबी ऑर्डर उसका उल्टा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है? तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, क्योंकि ये डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। यहां पर देखेंगे तो डीलोकलाइज लोन पेयर है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं भैया, प्लस आई दे रहे हैं। यहां बात करेंगे तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लागू हो रहा है, ठीक है? यहां बात करेंगे तो एक एटम का, एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग केबी वैल्यू निकाल लेते हैं, उल्टा कर देंगे पीकेबी वैल्यू को। तो मैं सिर्फ केबी वैल्यू लिखता हूं, पीकेबी वैल्यू तुम खुद कर लेना। अब समझ में आ गया ना? तो क्या बनेगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? सी, फिर डी हो गया, क्योंकि यहां तो रेजोनेंस जा रहा है बेटा, यहां पे हो गया डी, उसके बाद बी, और सबसे लीस्ट कौन हो गया? ए। तो दिस इज केबी ऑर्डर। तो पीकेबी ऑर्डर इज उल्टा। नाउ इसकी बात करते हैं, एनिलीन, नाइट्रोएनिलीन, पैराटोलुडीन। अब तुम्हें नाम नहीं पता तो नहीं कर सकते। टोलिडीन का मतलब होता है एनिलीन प्लस टोलीन, तो टोलिडीन, एनिलीन प्लस टोलीन क्या बन गया? टोलिडीन। समझ में आ गया? मतलब ये नाइट्रोएनिलीन, एनिलीन पे NO2 लगा दो, और वो भी कहाँ पे? पैरा पे और एनिलीन है। मतलब ये सिंपल सा कहानी क्या हो गई बेटा? ये कहानी हो गई इस तरह से, ये NH2 है, एक पे क्या हो गया बेटा? NH2, और नीचे क्या आ गया? नाइट्रो, और तीसरे पे क्या आ गया? NH2, और नीचे क्या आ गया? CH3। ये हो गया पैरानाइट्रो। तो बस देख लो भाई, ये तो रेफरेंस हो गया। इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिक नेचर कम करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा किसका हो गया? सी का, उसके बाद ए का, और उसके बाद बी का। यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, एक तरीके से मान लो, या फिर आई इफेक्ट के आधार पे ना बोलो तो आप यहाँ पे पैरा पोजिशन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? इसका एन का कौन सा लगता है? डबल बॉन्ड है ना, तो माइनस एम, तो माइनस एम लगेगा, और इसका कौन सा लगेगा? प्लस एच। तो आप देख सकते हो, प्लस वाले बढ़ाएंगे, माइनस वाले घटाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गैस फेज में कोई पंगा नहीं, सीधा सीधा देखेंगे, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 0 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा?
गैस फेज में कौन ज़्यादा होता है? 2 डिग्री। और एक्वस फेज में होता है मूर्ख है, दैट इज 2 डिग्री। गैस फेज में अगर बेसिक नेचर बताना है तो क्या होगा बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मीथेन, सॉरी अमोनिया। कहानी समझ में आ गई? कोई पंगा नहीं, आगे चलें। रब कर दो ना सारे। ऐसे क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी में आते हैं, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी। हाँ जी, नेक्स्ट आइए। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइलीन डाइअमाइन, फिनाइलीन डाइअमाइन। ठीक है, तो बताइए बेटा किसका ज़्यादा होगा? अच्छा पहले ये देखो, क्या यहाँ पे ऑर्थोफेक्ट लगेगा? ऑर्थोफेक्ट लग रहा है, NH2 में लग गया। और ऑर्थोफेक्ट क्या करता है? बेसिक नेचर को घटाता है। तो सबसे लास्ट में वही है। NH2 क्या करता है? NH2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? अमाइंस है, अमाइंस है तो फिर क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है तो क्या है? कौन सा इफेक्ट शो करने वाला है? माइनस एम। और माइनस एम वाले क्या करते हैं? माइनस एम प्लस एम। लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस एम। प्लस एम वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ में आ गई? तो पैरा पोजिशन पे है, मेटा पे तो प्लस एम वगैरह काम नहीं करेगा, तो क्या यहाँ पे क्या काम करेगा? माइनस आई। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं, रेफरेंस है और वो ऑर्थोफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? ए का। उसके बाद कौन हुआ? NH2 का एक बार याद करना, माइनस आई ऑर्डर एक बार याद करो। माइनस आई प्लस आई, प्लस आई ऑर्डर याद करो। क्या था प्लस आई ऑर्डर? सी नंबर 1 2 3। 1 2 3 क्या था? अमाइंस थे ना, प्लस आई था ना। सी नंबर 1 2 3 अमाइंस थे ना, तो ये प्लस एम होगा ना, प्लस आई। माइनस नहीं होगा ना, प्लस आई। अमाइन ग्रुप क्या करते हैं? सी नंबर 1 2 3। ठीक है, वहां पे सी नंबर था लेकिन 1 2 3 कुछ और थे। वहां था 3 2 1 और वो अल्काइल ग्रुप थे। याद आया? तो ये प्लस आई ऑर्डर क्या था? सी नंबर 1 2 3। तो 1 2 3 में कौन थे बेटा? अमाइंस थे आपके। तो ये भी प्लस आई कर रहा है, ये प्लस एम कर रहा है। पैरा पोजिशन में मेटा पे तो काम ही नहीं करता। यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर ऑर्थोफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया बेटा? यही ऑर्डर हो गया इसका। बात समझ में आ गई बेटा? वो ट्रिक्स याद रहेंगी तो ये काम होगा, वरना काम नहीं हो सकता, मैं पहले बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोलुडीन में कैसे होंगे? टोलुडीन ये कौन सा ग्रुप शो कर रहा है बेटा? प्लस एच। आई इफेक्ट तो सबसे लास्ट इफेक्ट माना जाएगा, उसको काउंट ही मत करो, अगर है भी तो वो बाद में देखेंगे। लिख लो चलो तुम्हारी इच्छा के लिए। इस पे कोई नहीं है। Cl माइनस आई। नाइट्रो कौन सा? प्लस एम ना। तो प्लस एम वाले क्या करेंगे? सॉरी माइनस एम करेगा ना, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव, माइनस एम बोले। तो ये कैसा हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो रेफरेंस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ज़्यादा कौन हो गया? क्योंकि वो खींच रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन गया। इस केस में बात करें OCH3 के अंदर, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसको मार्क कर लेना प्लीज़। ऊपर का रब कर दूँ सारा। यस। अब एक चीज समझना, यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले चीज, क्या यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागू होगी? क्यों? इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन और इसका नाइट्रोजन, ये NH है ना बेटा ऐसे। तो इसका हाइड्रोजन CH3 का जो हाइड्रोजन है CH2H कर लो इसको।
ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और ये यहाँ पे खींचेगा तो नेगेटिव बनेगा। इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी या नहीं होगी? और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उस केस में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बताती है? स्टेबिलिटी बताती है, स्टेबिलिटी बताएगी, ठीक है। तो ये स्टेबल बन जाएगा, और जो इसके पास लोन पेयर था, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखो किस तरह से काम करना है। OCH3 कौन सा ग्रुप होता है बेटा? कौन सा इफेक्ट शो करेगा पहले बताओ। लोन पेयर है तो लोन पेयर तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस M। यहां पर कौन सा? माइनस I। यहां पर भी इसको शो करना चाहिए था प्लस M, और यहां तो कुछ नहीं है, रेफरेंस है। अब हमें एक बात देखनी है कि लोन पेयर डेंसिटी टिंगी रहे, लोन पेयर डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो ग्रुप में, वो ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस M है। प्लस M क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देगा, आसानी से देगा, देगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद मेटा पोजिशन पे भी जाएगा, लेकिन माइनस I है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो सवाल ये उठा कि ये भी प्लस M है और माइनस I है, प्लस M है माइनस I है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन हुआ? प्लस M, प्लस M, ठीक है। बात को समझना बेटा। तो प्लस M तो बढ़ा रहा है, माइनस I घटा रहा है, प्लस M बढ़ा रहा है, माइनस I घटा रहा है, प्लस यहाँ पे तो IMHB लग गया। तो IMHB की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होना था वो आसानी से अब हो नहीं पाएगा, तो इसकी बेसिक नेचर कम हो गई। बात समझ में आई? भाई इसको इलेक्ट्रॉन देना था, आगे डोनेट करना था, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीडली नहीं जा पा रहे। देखो डिस्टेंस पास में नंबर 1 इसको आना चाहिए था। और आप एक बात और कहते हो कि बेटा ऑर्थो इफेक्ट में बेसिक नेचर जो होता है पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ बहुत पीछे नहीं जाएगा क्योंकि ये प्लस I वाले ग्रुप हैं, इसलिए थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो इसका ऑर्डर जो लिखा गया ना वही ऑर्डर है इसका। ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर माइनस I वाले होंगे, ठीक है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। OCH3 है ना ये। एक सेकेंड ऑर्डर एक सेकेंड रुको। सबसे ज़्यादा कौन हुआ? A। उसके बाद माइनस I तो कम करेगा ना, उल्टा कर दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक तरह से प्लस M में बढ़ाएगा, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ा कम करेगा। तो इससे ज़्यादा कौन हुआ? D। A के बाद आ गया D, और D के बाद कौन आएगा? C, और ये तो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि देखो मैंने एक बात बोली थी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ऑर्थो इफेक्ट कहाँ काम नहीं करता, कहाँ काम नहीं करता? 2 केसेस बताए थे, एक था OCH3 ये, दूसरा कौन सा था? CCl3 था, एक और था, याद कर लेना। OCH3 में नहीं होता, ठीक है, बस शॉर्ट है। नेक्स्ट वाला केस बताओ। ये रेफरेंस है, NO2 मेटा पे है, क्या करेगा बेटा? पैरा पे है, क्या करेगा बेटा? कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस M माइनस M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्थो पे है, कुछ करेगा? सोचो जरा, कुछ गड़बड़ होगी इसकी या नहीं होगी? NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पे लग जाता है तो कुछ होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागू हो पाएगी? भैया इसका हाइड्रोजन है और इसका O आराम से लागू होगा। और दूसरी बात ऑर्थो इफेक्ट भी लागू हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट भी तो लागू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा ऑर्डर क्या बनने वाला है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? माइनस है, कम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, और वहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट है, उसको तो लास्ट में पटकना है। तो D तो हो गया सबसे लास्ट में, इसका ऑर्डर देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, D तो हो गया सबसे लास्ट में, उसके बाद सबसे ज़्यादा हो गया A। अब बात आती है इन दोनों में, तो ज़्यादा पावरफुल कौन है? M। तो M ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा खींचेगा,
तो इसका मतलब सी, फिर आ गया बी, तो ABCD ये हो गया इसका। इसकी बात करो, कोई इफेक्ट कुछ भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का चक्कर नहीं है, और पैरा वाला जो ऑर्थो वाला ग्रुप है ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्डर लास्ट में जाएगा। क्यों? प्लस H है, इसका प्लस I है, वहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग गया। और प्लस वाले क्या होता है? डोनेटिंग होता है, माइनस वाले खींचते हैं। इधर बात करें, यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, NH2 और OH है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिक नेचर जो होगा वो आसानी से जाएगा नहीं। भाई ऑर्थो इफेक्ट तो बेसिक नेचर को वैसे ही कम करता है। चलो बताओ OH के केस में क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? चलो इफेक्ट देख लेते हैं। ये कौन सा इफेक्ट देगा? OH लोन पेयर है, तो कौन सा हो गया? प्लस M और माइनस I। इधर बात करेंगे तो ये भी प्लस M और माइनस I देना चाहिए था, प्लस IMHB भी हो गया, ऑर्थो इफेक्ट भी हो गया, और ये सिर्फ माइनस I। तो माइनस वाले तो घटाएंगे, तो ये तो लास्ट में गया। ठीक है, अब बात आती है इसमें, ये हटाओ, प्लस M है, प्लस M है, तो प्लस M वाले क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो A सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद B और C में से कौन जाएगा? सोचिए ना, C जाना चाहिए था ना, C जाना चाहिए था ना, बट इसका ऑर्डर हो गया B। उसके बाद होगा, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, D तो वैसे लास्ट में था, माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। B और C के केस में ध्यान रखना था कि ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इसका प्लस M इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर गया है, और कुछ नहीं। क्लियर? सो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। अगर मैं Cl लगा दूं तो क्या होगा? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, हालांकि हम क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं एक बार। चलो इसका बताओ, इसको मार्क कर लो ABCD, और अब बता दो व्हाट इज द ऑर्डर। क्या देखना है हमें यहां पर? यस, Cl पे केस क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। सबसे पहली चीज, Cl को कहां पटकें? ऑर्थो वाला सबसे लास्ट में पटक दो। ऑर्थो इफेक्ट लगाते वक्त सिर्फ IHMB को जरूर चेक कर लेना, और बाकी कुछ नहीं है। IHMB भी कहाँ पे चेक करनी है? एक तो NH2 में चेक करनी है, और एक किस में करनी है? OCH3 में, क्योंकि OCH3 में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, वहाँ जरूर चेक कर लेना। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही जाते हैं आपके। तो ये सबसे लास्ट में गया, तो ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो, ये Cl जो है मेटा पोजिशन पर माइनस I शो करेगा, लेकिन ये Cl है, Cl का तो हम चाहे कहीं पर भी हो हम हमेशा माइनस I लेंगे। ठीक है, तो माइनस है तो उसका मतलब खींच रहा है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? D। ये A लास्ट में गया। ठीक है, A लास्ट में गया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, और बाकी वो। अब बात आई इसमें और इसमें। Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर फ्लोरीन से कंपेयर कर रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन आपस में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसके पोजीशन पे बात करेंगे बस। तो जो जितना पास में है उतना ज़्यादा खींचेगा, जो जितना ज़्यादा दूर है उतना कम खींच पाएगा। तो ये पास में है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा, तो जल्दी खींच लेगा तो बेसिक नेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कौन गया यहाँ पर? B गया, और उसके बाद C आ गया, तो DCBA। इधर देखते हैं बेटा, ये रेजोनेंस है, तो लोन पे रेजोनेंस पे जा सकता है, और यहाँ पर क्या है? प्लस I है, 2 का प्लस I, यहाँ पे 1 का प्लस है, 1 रेजोनेंस और 1 रेजोनेंस। तो आई थिंक यही हो गया ऑर्डर, पक्का? भाई वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, क्या है ऑर्डर? सही बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, रिंग तीनों तरफ कॉमन है, एक बार भूल जाओ। तो देखो 2 प्लस I, 1 प्लस I और 0, तो जीता कौन? 2 प्लस I। तो A ग्रेटर देन B देन C, ये बेसिक नेचर होता है। इधर बात करें, यहाँ पे एक रिंग को भूल जाओ भैया, तीनों जगह एक रिंग कॉमन है,
अब देख लो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ये रेजोनेंस में गया, और ये तो और ज़्यादा रेजोनेंस किया। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका मतलब बेसिक नेचर कम कर गया। तो क्या हो गया? ABC। दैट्स ऑल फॉर द बेसिक नेचर्स।